नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। और धक्के खाते खाते आप देखिए फोर्थ सेमेस्टर तो आ ही गए। और अब मैं चाहता हूँ कि फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आप एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ काम करें। प्लानिंग नॉट फॉर एग्जाम, ताकि आपका सेमेस्टर बेस्ट जाए, यानी कि कम से कम पढ़ के आप बहुत ही अच्छा बेनिफिट उठाओ। क्योंकि बात यह है, क्योंकि यहाँ पे अब एक सब्जेक्ट आने वाला है फार्मा पैथोजेनेटिक्स, जिससे हर नर्सिंग का स्टूडेंट एक बार तो डरता जरूर है। और दूसरा एक सब्जेक्ट है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जिसने आपको चौका ही दिया होगा थर्ड सेमेस्टर के अंदर। तो इन दोनों सब्जेक्ट को हमें किस तरीके से डील करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा हमारा बेस बनाने वाले हैं। तो हम पूरा इस प्लान को बना के चलेंगे कि लास्ट में हमारे पास जब 1-2 महीने हो या फिर शुरू से एंड तक हमें इस सेमेस्टर को कैसे लेके चलना है, किस तरीके से पढ़ना है, शुरू से एंड तक कैसे पढ़ना है, ताकि ऐसा नहीं हो कि लास्ट के अंदर सिर्फ आप इंपॉर्टेंट सवालों के भरोसे रहो। तो चलिए स्वागत करता हूँ मैं एक बार फिर आप सभी का। सेमेस्टर 4 के जो भी बच्चे हैं इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। A to Z प्लान यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो आगे भी आपके काम आएंगे। यहाँ से आपको नर्सिंग का बेस थोड़ा समझ में भी आ गया होगा, तो थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं आप स्मार्टली करना सीख जाओगे। और मैं आपको सोर्सेज भी बता दूंगा कि आपको कहाँ से कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितना है, कितने मजे करने हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने सेमेस्टर 4 के बारे में, और पहले थोड़ी सी जो बेसिक जानकारी वो लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे सामने आईएनसी का सिलेबस है, और इस आईएनसी के सिलेबस के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर पार कर लिया है। और यहाँ पे जो आपके सामने सब्जेक्ट आ रहा है अगला, वो एक तो ये है पीपीजी, फार्मा पैथोजेनेटिक्स, है ना, फार्मा पैथोजेनेटिक्स। देन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड, है ना, जिसके अंदर जेरियाटिक्स या बड़े लोगों की एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है वो भी इंक्लूड है। देन आपका एक और सब्जेक्ट है जिसमें आप वैल्यू एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म, ये सीईटी से रिलेटेड सब्जेक्ट है, इसको भी देखते हो। ठीक है, अब यहाँ से आपके एग्जाम में जो दो सब्जेक्ट है, एक तो पीपीजी और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीसरा सब्जेक्ट है, इसके जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बाद में बता दूंगा। चलिए तो मोटा मोटा ये डिस्कस करते हैं कि जो सेमेस्टर 4 है ये मोटा मोटा किस सब्जेक्ट के इर्द रहेगा, हमें किनको ज़्यादा पढ़ना है। तो देखिए, अगर मैं आपको ये बताऊं कि सबसे जो थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, टिपिकल सब्जेक्ट है, वो आपका रहेगा पीपीजी। पीपीजी का पूरा नाम फार्मा पैथोजेनेटिक्स, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो ये है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जिसको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग भी बोलते हैं। समझिएगा, पीपीजी टफ है लेकिन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हारा नर्सिंग का सब्जेक्ट है। पीपीजी जो सब्जेक्ट है ये आप ये समझ लीजिए, इसमें सिर्फ आपको बेसिक्स तैयार करने हैं। अगर आपने बेसिक तैयार कर लिए तो आपका ये वाला जो सब्जेक्ट है ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा हो गया तो आपकी नर्सिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि फार्माकोलॉजी एक्चुअल में जो ड्रग प्रेस्क्राइब करने का काम होता है वो डॉक्टर का होता है। हमारा काम है कि जो भी ड्रग होती है उसको एडमिनिस्टर करना, है ना, जो भी चार्टिंग है वो करना। तो हमें फार्माकोलॉजी का ध्यान रखना है ना, ज्ञान रखना है। इसका ध्यान नहीं रखना है कि कौन सी देनी है कौन सी नहीं देनी है। तो इसमें बहुत सारे फंडे काम आते हैं, ठीक है, जो नर्सिंग में। और आप अगर पीपीजी की कभी भी तैयारी करो ना, तो मेरे चैनल पर कितने भी फार्मा के वीडियो है वो एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कभी भी याद नहीं होगा। आप बार बार भूलोगे, पहली बार पढ़ोगे भूलोगे, पहली बार पढ़ोगे भूलोगे। आपको ऐसा समझ आएगा हम किस सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं। ठीक है, पैथोलॉजी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है, उसमें यही समझ में नहीं आता लिखेंगे क्या। जेनेटिक्स ठीक है, लेकिन आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, कहाँ से पढ़े क्या पढ़े। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत छोटी मोटी ये चीज़ बता दूं कि जो जेनेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें ले दे के 15 से 20 सवाल है, उसी सवाल के इर्द गिर्द पूरी जेनेटिक्स आती है। पैथोलॉजी को अगर आप देखोगे तो ले दे के इसके 2 हिस्से होते हैं। एक में जिसमें टेस्ट आते हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजी जिसको बोलते हैं, ठीक है, और एक होती है जिसके अंदर हम थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे लाइक हम डिजीज के अंदर पैथोलॉजिकल चेंज वगैरह है वो पढ़ते हैं, नेक्रोसिस वगैरह जैसी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, टिश्यू का सड़ जाना जैसी चीज़ें। तो इन 2 हिस्सों में हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं। और क्लिनिकल पैथोलॉजी में आप देखोगे तो 10 टेस्ट है, मुश्किल से 7 से 10 टेस्ट है जिसको आपको पढ़ना है। और अगर आप इस चीज़ को देखोगे, इसका कोई दायरा ही नहीं है, ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से ही जुड़ा हुआ है। तो अगर आप एमएसएन पढ़ोगे ना तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ क्या है, आपने देखा कि भाई जेनेटिक्स, आपने देखा पैथोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी का ऐसा सीन है कि इसके अंदर 2 यूनिट ऐसी है, 2 से 3 यूनिट ऐसी है जो पक्का आती है, जिसके सवाल पक्का आते ही आते हैं, है ना। अगर आपने वो कर ली तो मतलब फार्मा का आपका एक सवाल तो पक्का करेक्ट होगा। और मुश्किल से 15 से 20 ड्रग्स ऐसी है जिनको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, 4-4 नंबर के हिसाब से या छोटे छोटे हिसाब से पढ़ना है। अगर आपने उनको पढ़ लिया तो आपकी लगभग पूरी फार्मा कवर हो जाएगी, है ना। फिर लगभग जो 40% फार्मा इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें ये 15 से 20 ड्रग्स और आपकी ये 2 यूनिट्स आ जाएगी। बाकी जो 60% फार्मा है वो बस आपको सुपरफिशियली पढ़नी है, उससे एग्जाम में सवाल बहुत कम आते हैं, है ना। यानी आपका सेमेस्टर का जुगाड़ मैं बहुत ही अच्छे से करवा दूंगा। और पैथोलॉजी है उसमें से एक हिस्सा तो आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में ही पूरा पढ़ोगे, 7 से 8-10 टेस्ट पढ़ने हैं। और तीसरा जो जेनेटिक सब्जेक्ट है उसमें मुश्किल से 10 या 15 सवाल है, और उन 10-15 सवाल को आप कहीं से भी कर सकते हो। और मैं आपको सोर्स भी अभी बता दूंगा कि कहाँ से करना है, कैसे करना है, बेस्ट तरीके से करना। अब दूसरा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपकी बात हुई पीपीजी की मोटा मोटी बात। अभी मैं पूरा आपको सिलेबस पे ले जाऊंगा, सब चीज़ बताऊंगा। दूसरी जो चीज़ है वो है आपकी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग या फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, वैसे मैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड का पूरा सिलेबस जानता हूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार आपका जो सेमेस्टर का सिलेबस है उसके हिसाब से गो थ्रू करवाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग बहुत ही टफ सब्जेक्ट नहीं है। आप जब भी इसका पेपर दोगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार इसका पेपर टफ आया, इसमें जो मैंने बताया किसी ने भी बताया वो तो आया ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये समझ लीजिए जो 50% पेपर है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का वो नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर होता है।
या जिसको नर्सिंग केयर प्लान के ऊपर होता है, ठीक है। अगर आपने इसको लिखना सीख लिया भैया तो आपका 50% नंबर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में ऐसे ही आ जाएगा। और जो बाकी 50% होता है हिस्सा वो डिजीज पोर्शन पे होता है, जिसमें अलग अलग डिजीज की हमें चीज़ें लिखनी होती हैं। और मैं आपको यही बोलूँगा, जब भी आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ने निकलो तो आप क्या करो, एक पेज लो छोटा सा A4 साइज का। उस A4 साइज के पेज पर मान लीजिए कोई भी एक बीमारी का नाम लिख दो। जैसे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर आप जेरियाट्रिक को फॉलो करोगे या फिर नर्वस सिस्टम को फॉलो करोगे, तो मान लीजिए वहाँ पे एक कोई डिजीज है स्ट्रोक, ठीक है। तो स्ट्रोक के बारे में भैया आपको इस A4 साइज के पेपर पे भी 4 हिस्से करने हैं, है ना। इस पे एकदम अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और जो सबसे पहली चीज़ जो याद करनी है वो है उसकी डेफिनेशन। आप हर डिजीज की डेफिनेशन जरूर याद करो, भले मैं आपको इंपॉर्टेंट में बताऊं या नहीं बताऊं, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने डेफिनेशन सीख ली, आपको आधा वहीं पता लग जाएगा वो डिजीज है क्या, उससे रिलेटेड चीज़ें आप लिख लोगे। क्योंकि भाई 50% नंबर आपको इन सारी चीज़ों के मिलेंगे, डेफिनेशन, इटियोलॉजिकल फैक्टर वगैरह, है ना, पैथोफिजियोलॉजी। तो अगर आपको ये पता लग गया है कि भाई डिजीज कैसे हो रही है, तो पैथोफिजियोलॉजी आप आराम से लिख लोगे। और जो पैथोफिजियोलॉजी लिखने का तरीका जो होता है वो हमेशा ऐसे बॉक्स बना के इस तरीके से फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना होता है ना। ये ध्यान रखना, कभी भी थियोरेटिकल फॉर्म में मत लिखना, नंबर नहीं मिलेंगे। इस तरीके से लिखना, इसको भी मैं आपको आगे सिखा दूंगा अच्छे से, ठीक है। मैं जितने नर्सिंग के फंडे होते हैं वो जरूर बताता हूँ। ये बताता हूँ कि आपको पास कैसे होना है। पास होने के वो सारे फंडे टॉपर्स के भी काम आते हैं और बैक बेंचर के भी काम आते हैं। मैं एक बैक बेंचर टॉपर स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे ये पता है कि भाई सारा काम किधर से किधर करना है। अब समझते हैं आगे क्या फंडा है। ओके, 4th सेमेस्टर के अंदर आप इन 2 सब्जेक्ट से डील करने वाले हो, जिसमें आप निचोड़ के देखोगे तो PPG नाम के 3 सब्जेक्ट हैं और अगला है एक MSN सब्जेक्ट जो बहुत ही वास्ट है। लेकिन आपको एक फ़ायदा मिलेगा, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड थोड़ा सा छोटा सब्जेक्ट ही है ना, इतना बड़ा नहीं है जितना आपने फर्स्ट पढ़ा था। अब हम समझते हैं 1 बाय 1 इस सब्जेक्ट्स के ऊपर कि हमें करना क्या क्या। अब देखिए, रेगुलर थोड़ा मैं आपको एक स्टडी प्लान बता दूँ। आप ज़्यादा कुछ ना करो, लेकिन डेली के बस 2 घंटे निकाल लो। 2 घंटे के अंदर आप 1 घंटा फार्मापैथोजेनेटिक्स को दोगे, 1 घंटा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग को दोगे। उसके अंदर आप बस शॉर्ट नोट्स बनाओगे। देखिए, मैं आपको यही बोलूँगा, आप कभी भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में लॉन्ग नोट्स कभी भी मत बनाना, फालतू का टाइम खराब होता है। शॉर्ट नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें, पंच वर्ड्स लिखने हैं, ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। क्योंकि मैं हूँ हिंदी मीडियम का बच्चा, मुझे लंबे नोट्स बनाने नहीं आते। मैं शॉर्ट नोट्स बना के उनको एग्जाम में कैसे रगड़ना है वो जानता हूँ, उनको कैसे प्रेजेंट करना है वो जानता हूँ, ठीक है। तो अगर आप एक तरीके से सारी चीज़ें लिख देते हो तो आपका सारा काम हो जाता है। ओके, तो अभी मैं आपको सारा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में लिखने का पैटर्न बताऊं, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि भैया आपके कौन कौन से टॉपिक है जो इस बार 4th सेमेस्टर में रहने वाले हैं। इनकी एक मोटी मोटी जानकारी बताता हूं और बताता हूं कि भाई उनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ठीक है। तो ये देखिए, अपन INC के सिलेबस पर आ गए हैं। सेमेस्टर का 4th का सेमेस्टर है जिसमें हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का सिलेबस देख रहे हैं, ठीक है। और अपने कैमरे को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए, अब इस बार जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो आपका आएगा ENT पे, है ना, ईयर, नोज और थ्रोट पे। मैं आपको ये बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ ईयर की 2 से 4 डिजीज है जो इंपॉर्टेंट है। नोज के बारे में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, थ्रोट के बारे में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं आपको वो भी सारी बता दूंगा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके आती है, ठीक है। तो ENT वाली यूनिट बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक आई के डिसऑर्डर की सेकंड यूनिट है जिसमें हम आंखों की बीमारियां पढ़ेंगे। और गिनती की 5 बीमारियां हैं जो आपको आंखों वाली पढ़नी है, और उन्हीं में से शुरू की 3 में से ही सवाल आएगा आपके। अगली चीज़ पे पढ़ते हैं, है ना। अगली आप पढ़ोगे यूरिनरी सिस्टम के डिसऑर्डर, यानी कि रिनल सिस्टम के डिसऑर्डर। और रिनल सिस्टम में मैं आपको 2 सवाल ऐसे बताऊंगा जो पक्का ऐसा होता है कि बड़ा सवाल उनका आता ही है। आज भी लिख लो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम से एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसको आपको जरूर पढ़ना है क्योंकि आप इसको भविष्य में भी बहुत जगह पढ़ोगे, ठीक है। और ये चीज़ें और आपको मैं बताता जाऊँगा भाई, रिनल कैलकुलाई में से कौन सा आता है, UTI में से कौन सा क्या है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप अपने सिलेबस को देखोगे तो आपको मैं अपनी मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ कि भाई एक तो आप किडनी की बीमारियाँ पढ़ने वाला हो, आगे भैया आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाला हो। लेकिन आप ज़्यादा खुश मत हो क्योंकि इससे सवाल बहुत कम आते हैं, ठीक है। अपने नर्सिंग में ये सवाल बहुत कम देते हैं। देन अगला एक बर्न, रिकंस्ट्रक्टिव और कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड यूनिट है, जिसके अंदर बर्न का टॉपिक जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका सवाल तो उसको देना ही होता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि बस आपको बर्न पढ़ना है, कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो भाई एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड के बहुत ज़्यादा मजे हैं क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं। अगला एक सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर, है ना। नर्वस सिस्टम वाली जो भी बीमारियाँ हैं उसमें भैया 20+ बीमारियाँ आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और ये बीमारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन अच्छी बात ये सारी मज़ेदार है, इसमें आपको मज़ा आएगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम, और इसमें भी भैया नर्वस सिस्टम में एक स्ट्रोक नाम का टॉपिक है, एग्जामिनर का आपके फेवरेट सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट नाम से इतना फेवरेट है कि भाई वो आता रहता है, ठीक है। अगली चीज़ है, अगली यूनिट आपकी होती है इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसके अंदर बस एक HIV एड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। बाकी आपकी इसमें नहीं आती है सारी चीज़ें, जितना कुछ लिखा हुआ है उतना सब नहीं पूछते एग्जाम में। अगला एक ऑन्कोलॉजी, कैंसर के बारे में, ऑन्कोलॉजी कैंसर, ओके, कैंसर के बारे में भी सवाल आता है, बस छोटा ही आता है। बड़ी बात ये है छोटा सवाल ही आता है, ठीक है, बड़े क्वेश्चन नहीं देता वो। अगला एक देखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर इमरजेंसी और डिजास्टर नर्सिंग, मजा आ जाता है भैया। आप पहली बार एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर कोई थियोरेटिकल टॉपिक पढ़ोगे डिजास्टर नर्सिंग, और मैं ट्राई करूंगा, इसके पास मेरे बहुत अच्छे नोट्स है तो मैं उनको आपको पढ़ा दूँ, ठीक है। बस आप कमेंट करिएगा हाँ सर पढ़ा दो, ठीक है। अगला देखते हैं एल्डरली पेशेंट की केयर। अब ये देखिए, उसने भैया आपके सिलेबस के अंदर ये लिख रखा है कि जेरियाट्रिक्स आएगी ये वो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल जेरियाट्रिक नर्सिंग से, और वही सवाल आते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं पूछता, वो भी कभी कभार आते हैं, ठीक है। इसलिए जेरियाट्रिक नर्सिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी है,
ठीक है, इतना ज़्यादा लोड लेने का बात कुछ है भी नहीं और बहुत ईजी भी लगती है, इतना कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू या आईसीयू के क्वेश्चन है, आईसीयू करके यूनिट है, आईसीयू के बारे में हम पढ़ते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगली जो है भाई इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर, कभी कभी ऑक्यूपेशनल डिजीज, बहुत रेयरली वो क्वेश्चन देता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे से। और इन्हीं के साथ आपकी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग खत्म हो जाती है। अब एडल्ट हेल्थ नर्सिंग तो आपका खत्म हो जाएगा इसी के साथ, इसमें मैं आपको कभी ना कभी इन फ्यूचर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता दूंगा। और अगर आपको किसी को भाई आज अभी है कि भाई मेरे को तो अभी सारा सिलेबस चाहिए देखना है, तो आप मेरे ओल्ड वीडियोज़ को रिफर करो, और जिसके अंदर मैंने आपको बहुत ही तगड़े फंडे भी बता रखे हैं कि किसको किस तरीके से पढ़ना है, किसको किस तरीके से लिखना है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ बता दूं कि आपको एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में किस प्रकार से आंसर्स लिखने पड़ते हैं। तो देखिए, हमेशा देखिए, कभी भी कोई भी डिजीज A4 साइज पेपर पे नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए आप देख लेना 2 लाइन क्या क्या लिखनी है। दूसरी डेफिनेशन बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए, मजा आ जाए एग्जामिनर को ऐसी। ठीक है, बाद में होता है उसका इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर, है ना, इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर। बाद में आप लिखते हो उसकी पैथोफिजियोलॉजी कि वो भाई डिजीज हुई कैसे। पैथोफिजियोलॉजी लिखने के बाद आप लिखते हो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, है ना, या साइन एंड सिम्टम नाम से भी चीज़ है, इसको आप लिखते हो साइन एंड सिम्टम। ओके, इसके बाद में आप लिखते हो उसके डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन कि भाई आप किस तरीके से पता लगाओगे इस बीमारी का कि वही वो हुई कैसे है, कौन सी जांच करोगे उसमें। देन आता है उसमें भैया मेडिकल मैनेजमेंट, दवाई से कैसे ठीक करोगे। फिर अगर उसमें कोई सर्जरी करनी है तो कौन सा करोगे। देन ये सारा तो 50% कवर करता है। देन आपका 50% पार्ट कवर करता है कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, और हर एक सिस्टम का पर्टिकुलर नर्सिंग मैनेजमेंट होता है। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखना है, रोल ऑफ नर्स कैसे लिखने हैं, नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाना है, और जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैं बहुत ही सारे वीडियोज़ में समझा चुका हूँ। आप फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे अपडेटेड वीडियो भी लाऊंगा और छोटे छोटे तरीके लाऊंगा जिससे आप उसको समराइज कर सकें। बट अभी पुराने वीडियो जरूर रेफर करना, थोड़ा बहुत बिजी रहता हूँ इस वजह से बना नहीं पाता बहुत सारे वीडियो, लेकिन जो भी बनाऊंगा दमदार बनाऊंगा। अगले पे समझिएगा, अगला सब्जेक्ट जो है आपका वो है फार्माकोलॉजी, उसको कैसे तैयार करना। अब समझ गए आप पीपीजी। अब एक बार समराइज करके बता दो, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग को कैसे पढ़ोगे। शॉर्ट नोट्स बनाओगे, छोटे छोटे A4 साइज के पेपर पर 1 घंटा डेली का दोगे। हर सिस्टम से जो भी मैं बीमारियां बताऊंगा उनके आप नोट्स बनाओगे, उनको एग्जाम में जाकर आपको बड़े फॉर्म में लिखना है। नर्सिंग मैनेजमेंट पे ध्यान देना है तगड़ा, आपका काम हो जाएगा 4 सेमेस्टर का। बाकी मजे बराबर करने हैं। ठीक है, कॉलेज लाइफ में मजे नहीं किए तो फिर कुछ नहीं किया। ओके, आगे चलते हैं और हम निकालते हैं फार्माकोलॉजी को। अब देखिए मेरे सामने इधर जेनेटिक्स आ गई है, तो मैं पहले जेनेटिक्स ही बता रहा हूँ। जेनेटिक्स में भैया सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, नर्सिंग में क्या काम है जेनेटिक्स का उसके बारे में है, और छोटी मोटी जो मिनोलॉजीज है, एब्रीवेशंस है, उनको थोड़ा खोल काल के बताया। और बस ये बताया कि जो मदर प्रेग्नेंट होती है उससे पहले कौन कौन सी जो टेस्ट है वो करवाने चाहिए, क्यों करवाने चाहिए, माँ को क्या दुख हो सकता है इस बच्चे से, बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उससे रिलेटेड एक सेकंड यूनिट है। और जो थर्ड टेस्टिंग होती है, और जो थर्ड यूनिट है वो ये है कि बच्चे के अंदर कौन कौन सी जाँच है, कौन कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर है वो हम पढ़ सकते हैं। अगला ये होता है बड़े के अंदर कौन कौन सी दिक्कत आती है। फिर ये है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, या जेनेटिक्स में हमने कौन कौन सी अचीवमेंट्स है, या कौन कौन सी दवाई है, या फिर बोला जाए कि कौन कौन सी थेरेपियाँ हैं जो हमने जेनेटिक्स थेरेपीज़ हैं वो हमने बना ली हैं उनके बारे में। और इसी के साथ तो आपका जेनेटिक्स खत्म हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ 10 से 15 सवाल में आपकी जेनेटिक्स खत्म हो जाती है, और मैं सारी समझाऊंगा आपको। अगला देखिए पैथोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। पैथोलॉजी में पहले स्पेशल पैथोलॉजी आती है, जिसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर आपको एक एक डिजीज़ के बारे में पढ़ना पड़ता है। अब गाइस यहाँ पे देखिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम थोड़ा सा अलग लिखते हैं, इसमें अलग लिखते हैं। मैं यहीं पर ही बता देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं डेफिनेशन लिखने के बाद हम उसके रिस्क फैक्टर या इटियोलॉजी फैक्टर लिखते हैं। इटियोलॉजी फैक्टर लिखने के बाद हम इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखते हैं। देन जहाँ पे आप पैथोफिजियोलॉजी लिख रहे थे भैया, यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी नहीं लिखी जाती है। अगर कोई कॉलेज वाले बता भी रहे तो मैं आपको बोल रहा हूँ मत लिखना, कोई ज़रूरत नहीं है पैथोलॉजी के अंदर। यहाँ पे हम जो चीज़ लिखते हैं वो लिखते हैं हम एक वर्ड पैथोलॉजिकल चेंज, और इन पैथोलॉजिकल चेंज के अंदर हम एक बड़ा सा कॉलम बनाते हैं, उसके अंदर एक लिखते हैं ग्रोथ चेंज, और दूसरा हम लिखते हैं माइक्रोस्कोपिक चेंज। और यहाँ पे ना तो मेडिकल मैनेजमेंट लिखते हैं, ना नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते हैं, ना नर्सिंग रोल लिखते हैं। ये सब चीज़ें पैथोलॉजी में नहीं लिखी जाती है, बस ग्रोथ और माइक्रोस्कोपिक चेंज लिखे जाते हैं, और बनाया जाता है एक प्यारा सा डायग्राम। जितना अच्छा डायग्राम होगा आपका उतना ही अच्छा पैथोलॉजी में नंबर होगा। मैं आपको पैथोलॉजी के अंदर बहुत ही सारे तगड़े ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत ही जगह देखा है पैथोलॉजी को बहुत ही घटिया तरीके से पढ़ाया जाता है। बता देते हैं भाई तुम पैथोफिजियोलॉजी भी लिख के आओ, ये लिख के आओ, वो लिख के आओ, नर्सिंग मैनेजमेंट लिख के आओ। अरे फिर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग क्यों बनाई थी अगर नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें लिखना था तो? ऐसा कुछ नहीं होता। पैथोलॉजी में कैसे लिखना होता है मैं सब आपको बताऊंगा, क्योंकि 4 नंबर के सवाल आते हैं भैया। 4 नंबर में वो 2 नंबर तो पैथोलॉजिकल चेंज के देके जाता है, उसमें भी 1 नंबर डायग्राम का, 1 नंबर चेंज का देगा। फिर वो आपकी फालतू की बकवास क्यों पड़ेगा इतना? इसलिए रिस्क नहीं लेना है हर जगह, बस वही पढ़ना है जो आपके लिए जरूरी है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं कि यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर हर एक डिजीज़ के वापस से उस पैथोलॉजिकल चेंज है। और मैं तो भैया एक वीडियो ऐसा भी बना रखा है कि अगर कोई बीमारी ऐसी भी आ जाए जिसके बारे में आपको पता नहीं है तो भी आप पैथोलॉजिकल चेंज लिख के आ जाओ और एग्जाम में नंबर भी देखा आएगा। ओके, देन क्लिनिकल पैथोलॉजी आती है जिसके अंदर गिनती के 10 टेस्ट है, उन्हीं जैसे CSF एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस, सीमन एनालिसिस, इन सब पे सवाल आते हैं। तो पैथोलॉजी आपकी यहाँ खत्म हो जाती है। सबसे जो बड़ा डर होता है वो होता है फार्मा का। फार्मा से बच्चे इतने डरते हैं कि फार्मा नहीं आती, बस बाकी सब आता है। और होता भी है भैया, फार्मा में इतने सारे वो चीज़ें हैं। तो फार्मा के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए जैसे ENT की ये सारी चीज़ें हैं, यूरिनरी सिस्टम की जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे पता है भाई फार्मा 1 और 2 आपके वापस कहीं ना कहीं अलग अलग यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कौन सी किस तरीके से एग्जाम करवाती है। तो मैं आपको पूरी फार्मा की जो सारी चीज़ें हैं, जो ड्रग्स इंपॉर्टेंट है वो सारी आपको जरूर बताऊंगा, उन्हीं में से आपके सवाल पड़ेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका फार्मा का भी फंडा क्लियर हो जाएगा। और फार्मा के अंदर कैसे लिखना होता है वो भी बताऊंगा, क्योंकि फार्मा के अंदर पर्टिकुलर ड्रग को किस तरीके से लिखा जाता है उसका एक पैटर्न होता है। मैंने ओल्ड बहुत सारे पैटर्न बनाए हैं कि फार्मा के अंदर आप कैसे नंबर अच्छे गेन करोगे।
ठीक है। इसलिए आप जरूर उन वीडियोस को, पुराने वीडियोस को देखना जो मैंने ड्रग्स के पैटर्न पर लिखने के तरीके बना रखे हैं। बाकी मैं किसी एक नए वीडियो के अंदर पूरा फार्मा का आपको पैटर्न समझाऊंगा, ठीक है। फिर हो सके तो ड्रग्स भी पढ़ाऊंगा। ओके गाइस, तो मेरे हिसाब से आपको ये सारा पैटर्न, सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब सवाल ये आता है कि ये सारी चीज़ें, ये सारे नोट्स हम कहाँ से बनाएंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, क्या हम किताबें खरीदें? तो देखिए, अगर आप किताब पढ़ने के इच्छुक हो तो मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बताता हूँ। अगर आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ना चाहते हो तो एक बहुत ही अच्छी बुक हो भाई, जिसमें बहुत सारा कंटेंट लिखा हो, तो वो होती है ब्रूनर्स एंड सिद्धार्थ करके। लेकिन ये बुक बहुत ही बड़ी है, ठीक है। अब लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो आप पीके परमार नाम से एक बुक है, वो पढ़ लीजिएगा, उसमें शॉर्ट्स में दे रखा है। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एक और तगड़ी बुक बताता हूँ, PR यादव 3rd ईयर सॉल्ट पेपर, ठीक है। ये आप फ्लिपकार्ट पे, एक मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी है, एक शॉर्ट्स भी है, वो बना रखी है, वो बुक आप खरीदिएगा, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने यही पढ़ी है, इससे आपका काम हो जाता है, ठीक है। अगला जो चीज़ है, और फिर भी भाई आपके पास कोई नोट्स का उपचार नहीं है तो मैं आपको अभी एक तरीका बताऊंगा, जो तरीका है सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ, स्लाइड शेयर, ठीक है। स्लाइड शेयर या पीपीटी या स्लाइड शेयर पे आपको हर नोट्स मिलता है। देन ये तो हो गया आपका फार्मा पैथोजेनेटिक्स के लिए। जेनेटिक्स के लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, बस आप फार्मा के लिए सुरेश कुमार नाम से एक बुक आती है, अगर आप किताब पढ़ते हो तो सुरेश कुमार नाम से, तो वो आप पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है। पैथो के लिए एक हर्षवर्धन करके बुक आती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, ये हर्ष मोहन करके, सॉरी, लेकिन वो बहुत बड़ी बुक है। और पैथोलॉजी मैंने भाई पूरी स्लाइड शेयर से पढ़ रखी है, ठीक है, इसलिए मुझे ज़्यादा बुक्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन आप स्लाइड शेयर से कर लोगे, ठीक है। जेनेटिक्स के आप कहीं से भाई आपकी कोचिंग में कहीं कुछ नोट्स हो, वरना फिर स्लाइड शेयर बेस्ट है। और स्लाइड शेयर कैसे यूज़ करते हैं मैंने आपको सबको बता रखा है कि आपको बस टॉपिक का नाम लिखना है, ठीक है, गूगल पे टॉपिक का नाम लिखना है, पीछे PPT या स्लाइड शेयर फॉर BSc नर्सिंग लिखना, आपके सामने स्लाइड्स खुल जाएगी, जो भी स्लाइड आपको अच्छी लगे वो आप यूज़ करिएगा, बहुत ही बेस्ट फंडा है ये। ओके, तो इस तरीके से आपकी जो सेमेस्टर 4 की है वो प्लानिंग रहने वाली है, जिसमें आप PPG और ये जो सारा सब्जेक्ट है ये आप पढ़ोगे, और डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करते हो और थोड़ी बहुत चीज़ों को समझ आते हो कि कैसे लिखना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी इज़ ऑल अबाउट कि कैसे लिखना है, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ज़्यादा पढ़ने का कोई काम नहीं होता, कोई फेल नहीं होता इसमें अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, अगले किसी और वीडियो में मिलते हैं, हम समझेंगे। जिस भी वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है आप कमेंट कीजिए, अगर कोई मोस्ट कमेंटिंग वीडियो होगा तो मैं उसके बारे में जरूर बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।